सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूलॉजी वाइब्स और साथ ही साथ डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज़ में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे स्वस्थ मस्त बिंदास फर्स्ट क्लास, है ना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फेट मैप। ठीक है, तो फेट मैप नाम से क्या समझ में आ रहा है? मैप मैप में क्या होता है? जैसे आपने वर्ल्ड मैप देखा है, आपने इंडिया का मैप देखा, तो उसमें क्या होता है? वर्ल्ड मैप में आपको क्या देश के बारे में पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ है। इंडिया के मैप में आपको क्या देखते हैं? सिटीज़ के बारे में पता चलता है कि मुंबई यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, हरियाणा यहाँ है ना। तो सिमिलरली जो फेट मैप है उसमें क्या बताता है आपको? जो सेल्स है वो कौन सा सेल आगे जाके क्या बना, कौन से रीजन में वो अभी था और वो आगे जाके कहाँ माइग्रेट हुआ, वो आगे जाके क्या बना रहा है, ये हमें फेट मैप बताता है। तो जो बेसिकली हमारा जो फेट मैप है वो होता है एक पिक्टोरल डायग्राम आपके एग या ब्लास्टुला का। ठीक है, जो एक साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये रिसर्चर को बताता है कि जो एम्ब्रियो है उसका कौन सा सेल किस फंक्शन में जाके डिफरेंशिएट हो रहा है, वो सेल आगे जाके क्या बनेगा, उसका फेट कैसे डिटरमाइन कर रहा है और किस चीज़ में डिटरमाइन कर रहा है। और साथ ही साथ जो सेल है वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उनके बारे में भी एक मेजर इन्फॉर्मेशन देता है आपका फेट मैप। तो इससे आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया ना कि जो फेट मैप है वो आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है एक एम्ब्रियो की, स्पेशली ब्लास्टुला स्टेज की, है ना। वही किसी भी चीज़ को करने के लिए लगती है मेहनत और कुछ टेक्निक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके फेट मैप बनाने में भी लगती हैं टेक्निक्स। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं बहुत अलग अलग तरीके की होती है और सबका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई तो जो फेट मैप को बनाने का वे है वो ईजी होता गया, लेकिन सब में डिसएडवांटेज और एडवांटेज तो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आया अब पढ़ते हैं हम टेक्निक्स के बारे में इनकी। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेक्निक होता है वो होता है ऑब्जर्विंग द लिविंग एम्ब्रियो। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो एक आपका एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है उसमें कड़ी नज़र रखते हैं भाई, उसको देखते रहते हैं कि इसमें कैसी चीज़ है, क्या डेवलप हो रही है। ठीक है, अब भाई ये रिसर्च किसने करा? इसका रिसर्चर एक्सपेरिमेंट किसने करा था? इसका एक्सपेरिमेंट करा था आपके E.G. कॉन्कलिन ने। ठीक है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था आपके स्टाइला पार्टीटा में। ठीक है, अब स्टाइला पार्टीटा में ही क्यों करा? और जब भाई एक ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रॉय है, भाई किसी भी लिविंग एम्ब्रॉय को ऑब्जर्व करते रहना कंटिन्यूसली कितना बोरिंग और कितना थका हुआ काम हो जाएगा यार, है ना। तो स्टाइला पार्टीटा में जो ये एक्सपेरिमेंट है वो कैसे सक्सेसफुल हो पाया, क्यों रिसर्च पॉसिबल हो पाई? क्यों? क्योंकि जो इसके सेल्स थे वो उनका जो नंबर था वो कम था, इनके एम्ब्रियो में जो सेल्स का नंबर था वो कम था। और दूसरी बात, इनके जो एम्ब्रियो थे वो नेचुरल पिगमेंटेड थे, जिस इस रीजन का सेल अलग कलर का था, इस रीजन का सेल अलग कलर का है। तो इससे पता करना आसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के सेल थे वो नेचुरल पिगमेंटेड थे। यही चीज़ आगे जाके इसकी बन गई लिमिटेशन, क्योंकि हर एम्ब्रियो जो होता है वो नेचुरल पिगमेंटेड भी नहीं होता और ऐसा नहीं कि हर एम्ब्रियो में ही कम सेल्स है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल था, जो रिसर्च करी वो स्टाइला पार्टीटा में करी गई, क्योंकि इसके जो सेल्स थे एम्ब्रियो में वो भी कम थे और जो सेल था वो नेचुरली पिगमेंटेड था। तो रिसर्च के दौरान ही आपको एक बात पता चलती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो 8 सेल स्टेज होती है एम्ब्रियो की, उसमें एक पेयर होता है ब्लास्टोमेयर का, जो आगे जाके मसल्स टेल की जो मसल सेल्स है उनका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं येलो पिगमेंटेड, इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो येलो कलर का होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर मस्ती है चुल, तो हम इसमें इस पेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर से क्या करते हैं, एक जो ब्लास्टोमेयर होता है जिसका नाम होता है B41, उसको रिमूव करवा देते हैं। जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमने क्या देखा कि इसका जो टेल है, इसका जो स्टाइला पार्टीटा है आपका, इसका जो टेल है वही फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो आपका कॉन्क्लिन है उसका जो ये फेट मैप है आपके स्टाइला पार्टीटा पे, वो कंफर्म हो गया कि ये श्योर हो गया कि हाँ भाई ये इसने सही चीज़ बताई है, हमें गलत जानकारी नहीं दी। ये कॉन्क्लिन का एक्सपेरिमेंट आया तो यार दूसरे साइंटिस्ट ने कहा ये तो एक नेचुरल पिगमेंटेड एम्ब्रियो था, तो यार इसके बारे में हमने पढ़ा, इसका फेट मैप बना दिया। अगर हम ऐसा एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना चाहे, ऐसे एम्ब्रियो का फेट मैप बनाना चाहे जिसके जो सेल्स है वो नेचुरल पिगमेंटेड नहीं होते, तो क्या करूँ? ठीक है, तो उसने सोचा उसने फिर दिमाग लगाया कि यार मैं इनको आर्टिफिशियली पिगमेंटेड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहीं से आपकी जो सबसे पहली टेक्निक है फेट मैप बनाने की, सबसे पहली टेक्निक आई जिसे हम वाइटल डाई या वाइटल स्टेन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में सिंपल आप एक सेल लेते हो, एक सेल होता है, आप सेल को जो है स्टेन कर देते हो, डाई से स्टेन कर देते हो। ये ऐसे डाइज होते हैं जो आपके सेल्स को किसी भी तरीके का डैमेज या किल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछे कि मैम चंद एग्जांपल दे दो डाइज के, तो मैं बता दूं आपको, जैसे ईओसिन यूज़ करा जाता है, आपका ट्राइपेन ब्लू यूज़ करा जाता है और आपका जिनिस ग्रीन यूज़ करा जाता है। ये सारे जो डाइज हैं यूज़ करे जाते हैं आपके जो सेल है उनको पिगमेंटेड करने के लिए। तो जानना नहीं चाहोगे यार किस साइंटिस्ट ने इतना दिमाग लगाया? तो सुनो। अरे नहीं यार, मजाक कर रही हूँ, उसका नाम है वाटल वॉक्ट। इसने ही जो है इस एक्सपेरिमेंट का जो वाइटल डाइज मेथड इस टेक्निक को फाउंड किया था। तो चलो इसके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि हम सेल्स को स्टेन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको लेनी है ग्लास की स्लाइड। ठीक है, इस ग्लास स्लाइड में आप जो अगार अगार सॉल्यूशन होता है उसको डाल दीजिए। ठीक है, अब जैसे आपने इस अगार अगार सॉल्यूशन को डाला, कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, इसका हो जाता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, जब इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाए तो आप अपनी मर्जी की जो भी आपके पसंदीदा कलर है, लड़के आप पिंक डाल दीजिए, लड़के ब्लैक डाल दीजिए और कुछ रेड डाल दीजिए, जो आपके मर्जी के कलर है। वैसे मुझे पिंक पसंद नहीं है, लेकिन मैं लड़कियों के चक्कर में डाली है, मैं सोचने कि मुझे पिंक पसंद है। अब ये स्टेन अप्लाई करने के बाद जब ये जो स्टेन है वो आपके अगार अगार सॉल्यूशन में जब सीप डाउन हो जाए,
उसके बाद आप ये जो अलग अलग कलर से इन सबको कट कर लीजिए, अलग अलग पैचेस बना लीजिए। अब आप लीजिए एक एम्ब्रियो जिसमें आपको ये रिसर्च करनी है, ठीक है। अब आप इन पैचेस को उठाइए और उस एम्ब्रियो के ऊपर पुट कर दीजिए। अब कुछ टाइम बाद आप क्या देखिएगा, जैसे आप इसको जो ये पैचेस थे इनको रिमूव करिएगा तो आपके जो सेल्स है उसमें स्टेनिंग आ चुकी होगी, जो सेल है वो पिगमेंटेड हो चुके होंगे। अब भाई जब सेल पिगमेंटेड हो गए तो क्या होगा, हमारा काम हो गया, हम जो भी सेल का फेट मैप वो बना पाएंगे, हम सेल को ट्रेस कर पाएंगे कि आगे जाके वो किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना। मगर मैंने बताया था यार, ये सब में तो डिसएडवांटेज तो है ही है। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या है बताओ। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है डाइल्यूशन फिनोमेना। ये किस भला का नाम है, चलो मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपने जब भी ये सपोज करिए आपने जो पैच लगाया उसने सिर्फ 4 सेल्स को डाई करा, ठीक है, 4 सेल्स में पिगमेंट डाल दिया, ठीक है। अभी जो 4 सेल्स थे आगे जाके क्या करेंगे, डिवाइड हो गए, कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। अब इनका जो डिवीजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, सारे सेल्स में जो है पिगमेंट कम 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 होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो स्लोली स्लोली क्या होता है, जो सेल्स है उनमें पिगमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे उनको ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट हो गया भाई, इसी को तो डाइल्यूशन फिनोमेना कहते हैं कि भाई सेल्स में जो कलर है, जो पिगमेंट है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सेल है उसको ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। भाई हमारा वाइटल स्टेन मेथड होगा फेल। तो जो हमारा थर्ड मेथड आता है उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव लेबलिंग। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के सेल्स को हम रेडियो एक्टिव लेबल कर लेते हैं, और जिन सेल्स को हम रेडियो एक्टिव लेबल करते हैं उनको हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ट्रेस करते हैं कि आगे जाके किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। और ये जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग है ये एक वेरिएंट है आपके डाई मार्किंग का ही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो सेल है उसको हम रेडियो एक्टिव लेबल ही कैसे कर पाते हैं। तो भाई इसके लिए चाहिए होती है आपको सामग्री। सामग्री में सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है आपको 2 एम्ब्रियो, एक होता है डोनर एम्ब्रियो, एक होता है होस्ट एम्ब्रियो। तो सबसे पहले डोनर एम्ब्रियो को पकड़ती हूँ मैं और बताती हूँ इसके साथ क्या करना है। डोनर एम्ब्रियो को लो और उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में ग्रो करवाओ जिसमें आपका रेडियो एक्टिव थाइमिडीन हो। अगर जिसको थाइमिडीन नहीं पता तो मैं उसको बता दूँ, थाइमिडीन जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है थाइमीन डीऑक्सीराइबोस का। तो जब ये डोनर एम्ब्रियो जो इस सॉल्यूशन में ग्रो हो रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो थाइमिडीन का बेस क्या हो गया, थाइमीन। थाइमीन क्या होता है, जाके आपके जो डीएनए होता है, जो एम्ब्रियो का डीएनए है उससे जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसी के साथ आगे डिवीजन में जाते रहता है, ठीक है। अब दूसरा जो था हमारा होस्ट सेल, उसका क्या करना है उसके बारे में बता देती हूँ। ये जो हमारा होस्ट सेल है इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इसको हमें करवाना है नॉर्मल कंडीशन में ग्रो, ठीक है। इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करी हमने, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ठीक है। अब जो ये हमारा होस्ट एम्ब्रियो है इससे हमें जो इंटरेस्टेड पोर्शन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसको क्या कर लेंगे, उसको कट कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे हमारे डोनर एम्ब्रियो में रेडियोग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू। तो अब भाई क्या हुआ, ये एम्ब्रियो का जो इतना पोर्शन हुआ ये जो हो गया आपका रेडियो एक्टिव लेबल, ठीक है। जो इतना पोर्शन है वो कोई किसी भी चीज़ से लेबलिंग नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आप जो भी आपका इंटरेस्टेड पोर्शन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है आप उस चीज़ को ट्रेस कर पाओगे। बट साइंटिस्ट को इस मेथड ने भी दिया धोखा। इसके साथ भी वही हुआ जो हुआ था वाइटल डाइस के साथ। इसके साथ भी क्या हुआ, डाइल्यूशन फेनोमेना। तो जब रेडियो एक्टिव लेबलिंग भी हो गया फेल तो साइंटिस्ट हो गए परेशान और उन्होंने बनाना चाहिए अपनी शान। तो इसीलिए उन्होंने करी दूसरी लेबलिंग जिसका नाम था फ्लोरेसेंट लेबलिंग। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जो भी सेल्स होते हैं उनको फ्लोरेसेंट से डाई कर देते हैं और ऐसे सेल्स जिनको हम फ्लोरेसेंट से डाई करते हैं उनको हम यूवी लाइट के अंदर ट्रेस करते हैं। भाई यूवी लाइट के थ्रू देख सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्या है भाई, इसमें कोई कलर वलर नहीं डालते। इसमें जो हम जैसे ही फ्लोरेसेंट इंजेक्ट करते हैं तो यार आपने नियॉन कलर देखा है ना, नियॉन ग्रीन कलर जो चटक हरा कलर होता है अंधेरे में भी दिखता है। तो सिमिलरली वही वाला काम करते हैं। जैसे हम सेल्स के अंदर इन्हें इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, ये जो शाइनी सा होता है, जैसे हम यूवी लाइट में देखते हैं तो ये शाइन मारता है, ग्रीन कलर शाइन नहीं मारता। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो है सेल वो अपीयर होने लगते हैं। जो फ्लोरेसेंट लेबलिंग होती है यार ऐसी आसानी से नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए होता है एक फ्लोरेसेंट और एक आपको चाहिए होता है डेक्स्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में आप बनाते हो कॉन्जुगेट। इनके बीच में आपको क्या बनाना पड़ता है, कॉन्जुगेट बनाना पड़ता है। ये कॉन्जुगेट कैसे बनता है, आपका थाई कार्बोमेल लिंकेज के थ्रू इनका कॉन्जुगेट बनता है। अब ये जो कॉन्जुगेट बना है भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया हैवी। क्यों, क्योंकि डेक्स्ट्रॉन की वजह से। डेक्स्ट्रॉन क्या होता है पता है ना, डेक्स्ट्रॉन होता है आपका पॉलीसेक्राइड जो आपके ग्लूकोज के कंडेंसेशन से बना हुआ होता है, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई है, उसका हर चीज़ हाई है, उसका जो साइज़ है वो भी एज कम्पेयर टू जो हमने डाइज और स्टेन ये भी अप्लाई कर रहे थे सेल्स में उनसे ज़्यादा हाई है। तो जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता। ये जो आपके गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं सेल्स के बीच में उनको क्रॉस नहीं कर पाता। इससे क्या हुआ, ये जो है चुपचाप सेल में जाके बैठे रहते हैं कोना पकड़ के। तो जब हम फ्लोरेसेंट कॉन्जुगेट डेक्स्ट्रॉन का जो माइक्रो इंजेक्ट भी करते हैं, बहुत छोटा सा क्या कहते हैं, बहुत थोड़ा सा भी किसी सेल में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब डिवीजन होती है सेल में तो आगे जाके वो आपके जो डॉटर सेल्स हैं उनमें अपीयर होने लगते हैं, उनमें उन डॉटर सेल्स में भी दिखते हैं आपको। तो इससे क्या होता है, जो आप सेल्स हैं उनको यूवी लाइट के अंदर ट्रेस कर सकते हो कि भाई आगे जाके ये सेल किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। बट ये जो है एक लॉन्ग लास्टिंग मेथड है। इसमें भी आपको देखने को मिलता है डाइल्यूशन फेनोमेना। तो इसका मतलब डाइल्यूशन फेनोमेना क्या कहते हैं फ्लोरेसेंट लेबलिंग के साइंटिस्ट से। तो जब फ्लोरेसेंट लेबलिंग हुआ नाकाम तो साइंटिस्ट हुए परेशान। उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली जिसे जेनेटिक लेबलिंग दिया नाम।
वाह वाह, क्या राइम बनाती हूँ यार मैं। तो इस जेनेटिक लेबलिंग में मोटा मोटा करते क्या है, इसमें जो है एम्ब्रियो क्यामर्स बनाता है। अब बताओ ये एम्ब्रियो क्यामर्स क्या है? क्यामर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना जिसमें एक से ज़्यादा जीनोटाइप का इन्वॉल्वमेंट हो। तो एम्ब्रियो क्यामर्स क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एम्ब्रियोज। ठीक है, तो जेनेटिक लेबलिंग करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक क्विल और चीक के एम्ब्रियो में। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को प्यार से आप क्विल और चीक एक्सपेरिमेंट भी बुला सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने लिया एक क्विल का एम्ब्रियो और एक लिया चीक का एम्ब्रियो। इन्हें क्विल का एम्ब्रियो जो है पसंद नहीं आ रहा था, तो इन्होंने क्या करा, कुल के एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स निकाले और उसे इंसर्ट कर दिया आपके चीक के एम्ब्रियो में। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि मैम क्विल और चीक में ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया गया, चीक का एग और डायनासोर के एग में क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मैं आपको बात बता दूँ कि डायनासोर अभी जिंदा नहीं है, नहीं तो हम वो भी कर लेते हैं। अरे रुको रुको यार, मजाक कर रही हूँ। इन दोनों की डेवलपमेंट इसीलिए पॉसिबल हो पाई, इनका कॉम्बिनेशन ही इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन दोनों की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन पाया और आगे जो चीक है वो डेवलप हुआ। अब यार जेनेटिक लेबलिंग करने का मकसद क्या था, हमें फेट मैप बनाना था ना, हमें ये देखनी थी कौन सी सेल आगे जाके किस चीज़ में डिफरेंशिएट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो कुल का सेल हमने आपके जो चीक के एम्ब्रियो में इंसर्ट करा है, इंजेक्ट करा है, उससे हमें क्या पता लगाना है, एक फेट मैप ही तो बनाना है कि यार आगे जाके किस चीज़ में क्या डेवलप हो रहा है। तो इसके पता लगाने के तरीके कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, जो चीक और क्विल है इनकी जो डेवलपमेंट है वो कंपेटेबल है, सेल में तो डिफरेंस है ना, तो उसी सेल के डिफरेंस के बेसिस में हम डेवलपमेंट है उसको ट्रेस कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात हम फिनोटाइपिकली देखें, एक सेल को देख के पता लगाए कि ये दोनों आपस में डिफरेंस कैसे हैं। तो जो क्विल का सेल होता है आपका वो डार्क होता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी ऐसा रीजन देखते हैं जहाँ पे आपका क्विल का सेल पड़ा हुआ, तो वो रीजन कैसा होगा, वो रीजन जो है वो डार्क कलर का होगा। तो ये तो हमने फिनोटाइपिकली रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर हम कोई दूसरा तरीका करना चाहे तो वो क्या है, अब भाई सबको पता है अपने अपने स्पीशीज़ के सबके पास एक प्रोटीन होते हैं जो उनका इम्यूनी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अगर हम क्या करें, आपके जो क्विल होता है उसका एंटीजन उठा के इस एम्ब्रियो में डाल दे, तो क्या होगा, जितने भी आपके जो चीक के सेल है उनमें इशू क्रिएट होने लगेगा, जो एंटीबॉडी है वो उन चीक के सेल को डैमेज करने लगेगी। ठीक है, और जो आपका क्विल का सेल है उसको कोई डैमेज नहीं होगा, वो आराम से मस्त बिंदास घूम रहा होगा। तो इससे जो एंटीबॉडी इंजेक्ट करने के बाद हम ये एक क्विल का इंडिविजुअल सेल भी ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हिडन हो, लेकिन उस सेल्स को हम ढूंढ सकते हैं एक एंटीबॉडी यूज़ करके। ठीक है, अब जो तीसरा और लास्ट तरीका है वो क्या है, हमारा जो जो क्विल और चीक होता है, इन दोनों के सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। और डिफरेंसेस कैसे होते हैं मैं बताती हूँ आपको। तो जो हमारा क्विल होता है उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होता है, और वो उसका जो भी आपका जो ये कंडेंस डीएनए है वो आपके न्यूक्लियोए के पास कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, ऑन दी अदर है ना, हम चीक की बात करें तो जो हमारा चीक का डीएनए होता है वो इतना ज़्यादा कंडेंस नहीं होता। तो सेल्स के इन्हीं डिफरेंस को ट्रेस करते करते आपका जो चीक था उसका ब्रेन और स्केलेटल सिस्टम का एक फेट मैप बनाया गया। तो लगे हाँ, तो हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैरी रॉल्स। इन्होंने कहा यार मैं एक चीज़ और कंफर्म कर लेता हूँ, मैं ना न्यूरल क्रेस्ट का माइग्रेशन कंफर्म कर लेता हूँ। कैसे कंफर्म करेगा, ये भी एम्ब्रियो क्यामर्स बनाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चीक का ही कॉम्बिनेशन से बनाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिया 2 चीक के एम्ब्रियो। ठीक है, एक को कर दिया फुल्ली पिगमेंटेड और एक को नॉर्मल रहने दिया। ठीक है, अब जो पिगमेंटेड वाला था उसमें से इन्होंने न्यूरल क्रेस्ट का छोटा सा पोर्शन को कट किया और इंसर्ट कर दिया आपके अनपिगमेंटेड एम्ब्रियो में। अब क्या हुआ, अब हो गई भाई डेवलपमेंट हो गया, और क्या होगा, डेवलपमेंट हुई 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 तो इन्होंने नोटिस किया जो पिगमेंटेड न्यूरल क्रेस्ट सेल थे भाई इधर से उधर भागने लगे, ये माइग्रेट होकर चले गए एपिडर्मिस में, और रुके नहीं। एपिडर्मिस में जाने के बाद ये कहाँ चले गए, फेदर्स में। तो जो चीक हैच हुआ उसके जो फेदर्स थे वो डार्क कलर के थे, वो पिगमेंटेड थे। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, वो येलो नहीं है, वो कैसे है, ब्राउन है। जो सा पिगमेंट डाला था उसी तरीके से जो विंग्स है वो अपीयर हुए हैं। तो यहाँ तक की कहानी हो गई आपकी जेनेटिक लेबलिंग की। तो अब आता है हमारे पास एक और प्यारा सा एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ट्रांसजेनिक डीएनए क्यामर्स। तो क्यामर्स का मतलब तो अच्छे से आप लोग समझ ही चुके होंगे, है ना। ट्रांसजेनिक का मतलब बता दूं, ट्रांसजेनिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल जिनके जीनोम के साथ छेड़खानी की गई होगी, उन्हीं को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक सेल्स कहते हैं। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म किए गए थे फ्रीम और कॉलेजेस के थ्रू। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और इन्होंने किसकी हेल्प से करा था, इन्होंने जो हमारे ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन होते हैं उसके हेल्प से करा था। और ये कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे जो ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं जेलीफिश के अंदर। जेलीफिश कौन सी, एक्वेरा विक्टोरिया, इनके अंदर ये जो ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन है वो प्रेजेंट होता है, जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। ठीक है, अब यही फ्लोरेसेंट से समझ में आ गया होगा ना आपको, फिर से चटाखरी की बात हो रही है, फिर वो शाइन मारेगा भयंकर तरीके से। तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करा इन्होंने, जो आपके फ्रीम और कॉलेजेस थे इन्होंने क्या करा, जो आपके जेलीफिश के अंदर जो ऐसे जीन थे जो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन को बनाए थे, सबसे पहले उन जीन को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद इन्होंने जो हमारे वायरस थे उनके अंदर इंजेक्ट करा। कौन सा वायरस यूज़ करते हैं, रेट्रो वायरस यूज़ करते हैं। अब क्या हुआ, वायरस के अंदर जो रेप्लिकेशन है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो गया।
उसके बाद इन्होंने क्या करा, इस वायरस को लाया और जिनमें इन्हें स्टडी करनी थी उस एम्ब्रियो के अंदर इंजेक्ट करवा दिया, मतलब होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करवा दिया। अब इंजेक्ट होने के बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ये जो इन्फेक्शन होगा वायरस, जिस सेल्स में इसका जो इन्फेक्शन होगा वायरस का, वो उस सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा, जीएफपी प्रोटीन प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो वायरस के थ्रू जो आपका जीएफपी प्रोटीन का जीन था वो आपके सेल्स के होस्ट सेल के अंदर आ गया। उसके बाद उन्होंने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी उसको ज्वाइन करके, जिसके वजह से जो आपके सेल है उनके अंदर आपके प्रोटीन बनने लग गया। अब भाई जब ये प्रोटीन बनने लग गए तो मैंने बताया था ना आपको, ये नियॉन ग्रीन शाइन मारेगा जब हम यूवी लाइट में देखते हैं फ्लोरेसेंट लाइट्स को, है ना। तो अब जिस जिस सेल्स में प्रेजेंट होगा, जिस जिस सेल में ये प्रेजेंट होगा, तो उस समय क्या होगा, हमने किसी एक सेल में इंजेक्ट करवा दिया, उस सेल से जितने भी जो भी उसके डॉटर सेल बने हैं वो आगे जाके किस चीज़ में डिफरेंशिएट हो रहा है उनको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं यूवी लाइट के अंदर। तो इसमें क्या करा, इसमें हमने जीन को इंजेक्ट करवा दिया जिससे जो प्रोटीन बन रहा है, इसमें हम कोई डाई यूज़ नहीं कर रहे कि भाई जो आगे जाके डाइल्यूशन हो जाएगा, जो डाई का जो भी स्टेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, डाइल्यूशन फिनोमेना से पूरी तरीके से छुट्टी मिल गई भाई। साइंटिस्टों ने डाइल्यूशन फिनोमेना के लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो भाई ये थी सारी फेट मैप की टेक्निक्स, फेट मैप की कहानियाँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।